नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज है 26 फरवरी। तो आज के हम करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि दिया गया है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 फरवरी को। ठीक है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन हमारा जो पहला वाला है वो सही हो जाएगा। कब से मनाया जा रहा है इसके बारे में भी बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो ये 24 फरवरी 1944 से मनाया जा रहा है। ये हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेम टॉपिक पे है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। जैसा कि दिया गया है, पहला कथन कि यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी CBIC के योगदान का सम्मान करता है। दूसरा दिया गया है कि यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 को मनाने के लिए मनाया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें आपको पता ही होगा कि ये 24 फरवरी 1944 से मनाया जा रहा है। और कौन कौन इसको मनाया जाता है, मतलब किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये सम्मान किसको, योगदान का सम्मान यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के योगदान के लिए मनाया जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि ये आप इसमें डिटेल में देख सकते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की वर्षगांठ को चिन्हित करने और CBIC के योगदान का सम्मान करने के लिए हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि CBIC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने बताया था, CBIC का फुल फॉर्म ये आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये CBIC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी क्वेश्चन हैं अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है, कॉन्ग्रुएंट विद फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी पर आधारित सही कथन का चुनाव करना है। जैसा कि पहला कथन दिया गया है कि यह फिजाइल सामग्री के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रस्तावित समझौता है। दूसरा दिया गया है कि यह संधि फरवरी 2021 में लागू हुई थी। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई भी कथन, ये जो दिए गए हैं निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं, इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इनके अलावा क्या होगा कि फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो परमाणु हथियारों या अन्य विस्फोटों के लिए विखंडन सामग्री यानी अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम और प्लूटोनियम के आगे उत्पादन को रोक देगी। इस संधि पर अभी बातचीत और परिभाषित होना बाकी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि निरस्त्रीकरण कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि पहला वाला ऑप्शन यानी 1979 में ये स्थापित किया गया था, यानी निरस्त्रीकरण कॉन्फ्रेंस यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट 1979 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एकल बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में स्थापित किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि कार्बन वॉच। तो कार्बन वॉच क्या है? पहला ऑप्शन है कि वो वॉच जिसमें कार्बोनेटेड डायल हो, या दूसरा वो वॉच जो कार्बन सामग्री के बारे में सूचित करता है, या एक ऐसा मोबाइल ऐप जो कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जानकारी देता है, या फिर ऐसे ग्लासेस जो प्रदूषण के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य होगा, यानी कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो जो सी वाला विकल्प है यानी कार्बन वॉच जो है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका उपयोग किसी भी व्यक्ति द्वारा उत्पन्न कार्बन फुटप्रिंट का
आकलन करने के लिए किया जाता है। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कार्बन वॉच से ही रिलेटेड है, यानी जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड है कि कार्बन वॉच के बारे में कौन से कथन सत्य होंगे। पहला कथन दिया गया है, जैसा आवेदन केवल चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त किया जा सकता है, या फिर ऐप उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली की खपत के बारे में विवरण भरने के लिए भी कहता है ये ऐप। जैसा कि आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कि केवल कथन फर्स्ट वाला सही है, या केवल दो, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें जो सेकंड वाला जो कथन है वो वाला सही हो जाएगा कि कार्बन वॉच की ऊर्जा श्रेणी में खपत की गई बिजली इकाइयों के बारे में मासिक विवरण, मासिक बिल जनरेट किया जाता है, और सौर ऊर्जा के उपयोग को भी सुसज्जित करना होगा, जिससे कि आवेदन चंडीगढ़ के लोगों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब किसी भी शहर से किसी के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। यानी आप भी चाहे जिस शहर में रहते हो, चाहे जिस स्टेट में रहते हो, आप भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया के पहले सौर गर्म सैन्य टेंट यानी सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट को किसने डिजाइन और विकसित किया है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, ही जियानकुई, सोनम वांगचुक, एलन बार्ट, या फिर एलियन एस्पेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है बी वाला, यानी सोनम वांगचुक ने इसके बारे में जानकारी दी है कि दुनिया के पहले सौर गर्म सैन्य टेंट यानी सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट को सोनम वांगचुक ने डिजाइन और विकसित किया है। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल में क्या होगा आंसर कि एक भारतीय इंजीनियर और शिक्षा सुधारक जो कि सोनम वांगचुक हैं, इन्होंने भारतीय सेना के लिए एक अद्वितीय सौर गर्म टेंट यानी सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट विकसित किया है, जो कि यह दुनिया में अपनी तरह का पहला डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि सोनम वांगचुक, यानी जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड है कि सोनम वांगचुक द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय सेना के लिए सौर टेंट के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन दिया गया है, जैसा टेंट के सामने के छोर को ग्रीन हाउस सेक्शन कहा जाता है, या फिर शयन कक्ष को टेंट के दक्षिण की ओर रखा जाता है। जैसा कि आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला कथन, दूसरा कथन, दोनों सही होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं कौन से कथन सत्य होंगे। तो इसमें जो पहला वाला कथन है वो सही होगा कि टेंट के सामने के छोर को ग्रीन हाउस सेक्शन कहा जाता है, और सोते हुए कक्ष टेंट के उत्तर में स्थित है। यह इंसुलेटर बैग से घिरा हुआ है, जैसे कि स्लीपिंग बैग में होता है। ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर यूएनएससी की डिबेट में पहली बार किस भाषा का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आपके पास ऑप्शन है संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो सत्य होगा कि जो केंद्रीय जलवायु मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने संस्कृत भाषा में डिबेट किया है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 23 फरवरी 2021 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के जलवायु परिवर्तन पर डिबेट में संस्कृत का इस्तेमाल किया है। तो ये रहा अगला क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि किस देश में H5N8 वायरस का पहला मामला सामने आया है। जैसा कि अभी चल ही रहा था कोविड-19, फिर उसके बाद ब्रिटेन में भी कई प्रकार के कोरोना वायरसेस आए थे, उसके भी टाइप्स दिए थे। तो सेम है ये H5N8 भी वायरस आने वाला है या फिर आ गया है। तो ये पहला मामला जो है किस देश में पाया गया है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रांस, अमेरिका, रूस, चीन। तो आइए देखते हैं किस देश में पाया गया है। तो जो आपका रूस है, रूस में H5N8 वायरस पाया गया है, यानी रूस ने बर्ड फ्लू वायरस के स्ट्रेन H5N8 के दुनिया के पहले मामले की रिपोर्ट की है, जो कि पक्षियों के माध्यम से मनुष्यों को संक्रमित करता है। यानी देखिए पक्षियों के माध्यम से जो बर्ड फ्लू जो अभी जो आपको रिसेंटली में न्यूज़ में था
इंडिया में जो केरल है, केरल ने आपातकाल घोषित कर दिया था वहाँ पे। यही कुछ है ऐसी न्यूज़ कि बर्ड फ्लू यानी पक्षियों द्वारा जो भी वायरस जो फैलते हैं वो मोस्टली बर्ड फ्लू ही कहा जाता है, ठीक है। इसी के टाइप से H5N8 वायरस भी आ गया है, जो कि रूस में पहला मामला इसका पाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं अच्छे लगे होंगे, अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।